तो मैं गिरने वाला था। वो होता है कि एकदम सब कुछ हिल जाता है, आँख पलक झपकाते हो और पूरी दुनिया ऐसे हिलती हुई दिखाई देती है। आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट। तो वहाँ पे जो फौजी लोग थे ना, उन्होंने देखा कि हाँ, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मैं गिर जाऊँगा। तो वो लोग आ गए हेल्प करने के लिए और वो जोश से चिल्लाने लगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस शो में जिसका नाम है काम की बातें। दोस्तों, इंडिया के लाखों करोड़ों बच्चे बड़ा होकर इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना देखते हैं। ऐसा ही एक सपना लेकर चल रहे थे हमारे आज के गेस्ट संदीप सैनी, जो कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम के टॉपर रह चुके हैं। आज के एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि क्या होती है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए सबसे जरूरी हैं। साथ ही जानेंगे उनकी अपनी जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संदीप, मैं सबको बताना चाहूंगा जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है, यू आर ऑल इंडिया रैंक 1 इन सीडीएस एग्जाम्स। सीडीएस एग्जाम्स जो होते हैं दैट रेफर्स टू कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बावजूद फिर तुमने सीडीएस या सही से बोलूं तो डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन नहीं की, राइट? तो वो क्या कहानी है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बट उससे जानने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि शायद मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जिसको इन एग्जामिनेशंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो तुम थोड़ा बताना चाहोगे कि सीडीएस या इस तरह के एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं या क्या एग्जाम्स होते हैं, किस तरह के एग्जाम्स हैं ये? देखिए सर, यूपीएससी कंडक्ट कराती है ये जो एग्जाम्स है सीडीएस का। ये ईयर में 2 बार होता है, एक साल में 2 बार एग्जाम होता है। और ऑफिसर लेवल की एंट्री है ये। ग्रेजुएशन लेवल के जो जिन जिन जो जो लोग ग्रेजुएट हैं, वो लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें पहले 3 पेपर होते हैं, रिटन एग्जामिनेशन होता है, एक ही दिन में 2-2 घंटे के 3 एग्जाम होते हैं। पहला इंग्लिश का, फिर जीएस का और फिर मैथमेटिक्स का। और इसके बाद इसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराती है और इंटरव्यूज रेस्पेक्टिव जो आर्म फोर्सेज हैं, जिन्होंने आर्मी ऑप्ट की थी वो आर्मी वाले कराएंगे, और जिन्होंने वो एयरफोर्स ऑप्ट की थी एयरफोर्स वाले, नेवी वाले अपना इंटरव्यू कराएंगे। वो इंटरव्यू प्रोसेस है, वो काफी आई वुड से कि मुझे बड़ा तगड़ा इंटरव्यू प्रोसेस लगा। आई होप कि सब लोग इस चीज को अडेप्ट करें जो उनका इंटरव्यू टेक्निक है। 5 दिन का होता है। उसके अंदर आपकी फिजिकल, मोरल, मेंटल, हर तरह की क्वालिटी चेक कर ली जाती है, बिकॉज देयर आर सेट ऑफ क्वालिटीज। वी यूजुअली से OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, जो चाहिए होती है किसी भी कैंडिडेट को। अगर ऑफिसर बनाना है तो चाहिए कि यार कुछ इनबिल्ट ऐसा ऐसा होना चाहिए कैंडिडेट में, तभी वो वहां पे जो मिलिट्री प्रेशर पुट करती है, फिजिकल भी और मेंटल भी, और जिस जिस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, उनको हैंडल कर पाए। क्योंकि आप 1-1.5 साल की ट्रेनिंग देके किसी को इतना ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। फिजिकली बिल्ड कर सकते हो, बट अंदर से कोर बंदा कैसा है वो इतना ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो पहले ही देख लेते हैं कि क्या ये उस प्रेशर को, उस टॉर्चर को हैंडल कर पाएगा कि नहीं। इंटरव्यू प्रोसेस की अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू दिया आपके मार्क्स आएंगे, नहीं। वो लास्ट डे आपको रिकमेंड करते हैं। मतलब जो जो कैंडिडेट उनको फिट लगते हैं उनको रिकमेंड करते हैं, जो फिट नहीं लगते उनको बोलते हैं कि यू आर नॉट रिकमेंडेड। वो रिकमेंडेशन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देर आर वेरी फ्यू। इनफैक्ट देखो, लोग देश में हल्ला मचा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सीडीएस में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 100 सीट्स होती है। आर्मी के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 2000 कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। आउट ऑफ दोस 2000, ओनली 670 to 80 पीपल आर रिकमेंडेड, जबकि सीट्स 100 है। ये वो है। और 3-4 लाख रिटर्न एग्जाम में बैठते हैं, आउट ऑफ दी 6-7 हजार क्वालिफाई करते हैं, और रिकमेंडेशन बहुत ही कम लोगों का हो पाता है। और एसएसबी के अंदर कंपटीशन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि उनको ऊपर के 2 कैंडिडेट वो करने हैं, नहीं। जिनके पास भी वो पोटेंशियल है कि वो ऑफिसर बन सकते हैं, उन सबको रिकमेंड कर देते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पूरा पूरा बैच वॉश आउट हो जाता है, सब लोग घर वापस आ जाते हैं, एक को भी रिकमेंड नहीं किया, बिकॉज नोबडी वाज अप टू द लेवल। तो इससे मतलब भले ही हम कितना ही अनएम्प्लॉयमेंट का शोर मचाए, बट रियल इश्यू इज दी क्वालिटी, कि कैंडिडेट्स के अंदर ही क्वालिटी नहीं है। और ये साफ साफ चीजें इधर देखने को मिलती है हमें। 70-80 लोग भी हर बार 20-30 सीटें खाली जाती है। मेरे टाइम पे 72 ही रिकमेंड हो पाए थे।
तो ये इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जो लोग रिकमेंड होते हैं उनको मार्क्स मिलते हैं, और रिटर्न वाले जो होते हैं उन दोनों के मार्क्स एड अप होके फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। ये थी ग्रेजुएशन लेवल एंट्री। फिर एक 12th लेवल पे भी एक एंट्री होती है ऑफिसर लेवल के लिए ही, जो कि एनडीए लेवल, एनडीए बोलते हैं, एनडीए के अंदर जाते हैं, यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है वो एग्जामिनेशन। उसमें कैंडिडेट 3 साल एनडीए में बिताता है, और फिर उसके बाद रेस्पेक्टिव अकेडमीज में जाता है। एयरफोर्स वाला एयरफोर्स अकेडमी, मिलिट्री आर्मी वाला आईएमए जाता है, और नेवी वाला आईएनए जाता है। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट एंट्रीज भी होती है, जैसे 12th लेवल पे टीईएस एंट्री होती है, नेवी की भी, एयरफोर्स की भी, टेक्निकल एंट्रीज जो परसेंटेज बेस पे होती है, लेकिन उनके अंदर आजकल जेई मेंस को थोड़ा वो कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। ठीक इसी तरह से ग्रेजुएशन लेवल पे भी काफी एंट्रीज होती है, डायरेक्ट एंट्रीज होती है, जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, और कुछ एसएससी टैग बोलते हैं, टेक्निकल एंट्रीज होती है, कुछ टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज होती है, इनके जरिए आदमी ऑफिसर लेवल पे एंटर करता है आर्म फोर्सेस के अंदर। थोड़ा एक सीएपीएफ का एग्जाम भी होता है, जो हमारी सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उनके वो 5 जो हैं, हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। उसमें असिस्टेंट कमांडेंट लगता है कैंडिडेट। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सीएपीएफ हैं उनके अंदर आपसे हायर रैंक पे भी बंदा एंटर करता है, आईपीएस को बैठा देते हैं उसके ऊपर। बट आर्म फोर्सेस के अंदर क्या है कि जो भी कैंडिडेट हैं, भले ही आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी पहले लेफ्टिनेंट ही थे। जो हाईएस्ट रैंक जिससे आप आर्म फोर्सेस के अंदर एंटर कर सकते हो वो यही रैंक है। तो संदीप, क्या बचपन से ही डिफेंस में जाने का मन था, या फिर ये ओवर द टाइम डेवलप हुआ? नहीं, देखो, जैसा मुझे ऐसा फील होता है कि अब मैंने ऐसा देखा भी है, अब इंडिया में किसी भी बच्चे से जिसको कोई कोई अंदाजा नहीं है किसी भी प्रोफेशन का, वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में है, इवन स्कूल भी नहीं जाना स्टार्ट किया ना, वो भी आप उनसे पूछेंगे तो पता नहीं क्यों नेचुरली उनके मुंह से यही निकलता है कि मुझे पुलिस में जाना है या फौज में जाना है ना। तो इसलिए मैं भी ऑफ कोर्स मैं भी उन्हीं बच्चों में से था। तो लगता था कि हाँ, मुझे भी फौज में जाना है, बचपन से ही ऐसा था। मेरे पापा सीआरपीएफ में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, एएसआई से रिटायर हुए थे। मैं घर पे ही रहता था मम्मी के साथ, तो मेरा मैक्सिमम टाइम ताऊजी के साथ बीता है। मेरे ताऊजी श्री लाचन सैनी, वो एक मैथमेटिक्स टीचर हैं, मेरे आइडियल भी हैं। तो उन्होंने इस चीज में काफी रोल अदा किया है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे, तो उसमें एग्जाम्पल्स जो भी देने होते थे वो भी इसी तरह के देते थे, जो कि ये फोर्सेस वगैरह से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कनेक्टेड है। तो और उनकी कहानियां सुनाना, और इवन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इन सब लोगों की कहानियां सुना सुना के थोड़ा सा उस तरफ मोल्ड कर दिया था कि हाँ, और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मुझे हाँ उधर ही जाना है। बट सिंस मैथ साइंस अच्छी थी और ठीक ठाक नंबर आ गए थे एग्जाम्स वगैरह में, तो घर वालों ने कोटा भेज दिया आईआईटी की तैयारी के लिए। और कोटा आके तो बंदा चेंज हो ही जाता है, वहां पे तो माहौल बिल्कुल ही अलग है। ये सब चीजें भूल भाल के बस एक ही चीज दिखती है, आईआईटी। जो नीट के लिए आते हैं उनको दिखता है कि बस डॉक्टर बनना है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा तो और कुछ है ही। बट जो जो एक्सपेक्टेशंस वहां पे बना दी जाती है कोटा के अंदर, जो कहानियां सुना दी जाती है, जब आईआईटी के अंदर जाते हैं तो चीजें बिल्कुल ही अलग मिलती है। तो वहां पे मैं भूल चुका था, ऑल्दो मैंने जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था और रिटन एग्जाम क्लियर भी हो गया था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं फिर एसएसबी देने ही नहीं गया कि आईआईटी भी निकल गया है, अब तो आईआईटी चले जाते हैं। जब आईआईटी गए तो फिर वो जो एक्सपेक्टेशन से लेके गए थे वो सब कुछ नहीं मिला, तो फिर वापस से वो सारी बातें याद आने लगी कि नहीं यार, मैं तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को नहीं होना चाहिए था। द काइंड ऑफ पीपल आई वांटेड कि हाँ, मुझे ऐसे लोग मिलने चाहिए, मैं ऐसे लोगों के साथ कंफर्टेबल हूँ, ऐसे काम के साथ कंफर्टेबल हूँ, वो सब कुछ वहां पे ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि आईआईटीज में कुछ कमी थी, वो मैं ही ऐसा नहीं था। आईआईटीज तो हैं बेस्ट अपने आप में, बट वो मेरे लिए नहीं था शायद। तो इसलिए मेरा वहां पे फिर मैंने थोड़ा डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने अपने आप को उन कामों के अंदर इंडल्ज कर लिया, जिससे मुझे बाद में जब मैं सीडीएस का एग्जाम दूं तो मुझे वो सब चीजें काम में आए।
तो मेन पॉइंट वो था। एक इंसिडेंट और हुआ, इवन मैंने आईआईटी भी कर ली, बीटेक कर लिया, और उसके बाद फिर मेरी जॉब भी रेजोनेंस में ही लगी, क्योंकि इतनी अच्छा। अच्छी परसेंटेज वगैरह सीजीपीए नहीं थी। तो यही एक ऑप्शन बचता था, और दो कैंपस रिक्रूटमेंट थी, आउट ऑफ 30 पीपल आई वाज द ओनली वन सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। बट फिर जब कोटा आए, ठीक ठाक सैलरी थी, वो ही वो था 8 to 6 वाला रूटीन, बस लगे रहो सुबह से शाम तक। थोड़ा कुछ ना फिजिकल एक्टिविटी, कॉलेज के अंदर मैंने काफी सारी की थी, एथलीट था मैं कॉलेज के अंदर अपने, तो वहां पे वो सब कुछ भी नहीं होना। तो मैं अभी फिर भूल सा भी गया था, थोड़े पैसे आते हैं तो लोग हो ही जाता है कि हाँ चलो ठीक है चिल करते हैं। तो वो सब चल रहा था। बट एक बार मैंने देखा कि भाई रेजोनेंस ही किसी ग्रुप के साथ मिलके एक मैराथन कंडक्ट करा रहा है। सिंस आई वाज एथलीट एट द कॉलेज, सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल्दो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। फिर भी मैंने सोचा कि जाते हैं। वो जो रनर्स हैं उनको पता होता है कि वो एक कीड़ा होता है कि भाई कुछ भी हो जाए दौड़ देंगे, देखा जाएगा, क्योंकि रनिंग इज नॉट फिजिकल एट ऑल, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट्स मेंटल। हाउ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो फिर मैं गया ना रनिंग करने, तो कोटा मिलिट्री स्टेशन है, वहां से ट्रैक जा रहा था उसके बीच में से। मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं था, वो ही सब कुछ फास्ट फूड जंक फूड वो सब खाना, तो उस बॉडी में इतना स्टेमिना भी नहीं बचा था। तो 2 चक्कर लगाने थे, 10 किलोमीटर का एक ट्रैक था, अ, पूरा स्ट्रेच था 10 किलोमीटर का, जिसमें से 4-5 किलोमीटर कोटा मिलिट्री स्टेशन के अंदर से थे। वहां पे जो फौजी वगैरह थे वो सब फुल गियर में खड़े थे। मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, बट ऐसा देख के मैं वो पढ़ नहीं पाया, उनके कंधे पे लिखा होता है कौन सी रेजिमेंट के, बट अपीयरेंस से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गोरखा वाले हैं, गोरखा रेजिमेंट वाले, और फुल गियर में है, पूरी इंसास राइफल लेके और वो टोपी पहन के वो सब खड़े थे। तो थोड़ा अच्छा लगा। पहला राउंड तो कर दिया, लेकिन दूसरे राउंड तक आते आते मैं बिल्कुल खाली हो चुका था, क्योंकि मेरे साथ एक मेजर साहब दौड़ रहे थे। तो मुझे लगा कि एक बोलते हैं ऐसा रनिंग में कि यू हैव टू फाइंड ए शोल्डर टू रन, कि हाँ बस उसके साथ मिलकर दौड़ लेंगे, बट उनका स्टेमिना अच्छा था, मैंने उसकी उनकी पेस मेंटेन की, तो बिल्कुल ही खाली हो चुका था, 15-16 किलोमीटर के आसपास। तो मैं गिरने वाला था। वो होता है कि एकदम सब कुछ हिल जाता है, आंख पलक झपकाते हो और पूरी दुनिया ऐसे हिलती हुई दिखाई देती है। आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट मोमेंट। तो वहां पे जो फौजी लोग थे ना, उन्होंने देखा कि हाँ मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा, तो वो लोग आ गए हेल्प करने के लिए, और वो जोश से चिल्लाने लगे कि शाबाश लड़के 15 किलोमीटर कर दिया, अब तो 5 ही बच रहा है। मैंने हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट किया, कर देगा, थोड़ी सी दूर ही है, बस पहुंच गया। और ताली बजाने लगे, थोड़ा शाउटिंग करने लगे, या शाबाश शाबाश जोश है, कर देगा, जोश जोश रख, जो भी कुछ उन्होंने बोला। और एक दो लोग तो साथ आके दौड़ने भी लगे, थोड़ा पीठ थपथपाया और थोड़ा सा सहारा दे दिया। और उसके बाद मैं वो 5 किलोमीटर दौड़ गया। कहा मैंने ये सोच लिया था कि अब मेरी आंख खुलेगी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, और कहा उसके बाद मैंने 5 किलोमीटर और दौड़ दिया। उन 5 किलोमीटर में दौड़ते दौड़ते मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, जो जो पुरानी बातें थी, जो ताऊ जी ने कहानियां सुनाई थी, वो सब कुछ एकदम होता है ना कि एकदम फ्लैश बैक में चला गया था, मैं सब कुछ मेरी आंखों के सामने गुजर रहा था। उस मोमेंट में मैंने सोचा था कि नो मैटर व्हाट आई हैव टू बी इन दिस प्रोफेशन। मतलब उनकी एक आवाज से मैं इतना पुश कर गया अपने आप को। तो उसके विद इन 10-15 days ही आई रिजाइंड एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस सीरीज। तो क्या इस ये मतलब है कि ये एक जो एक इंसिडेंट हुआ उसने तुम्हें इतना ज्यादा मोटिवेशन दिया कि जो भी तुम कर रहे थे उसको तुमने बोला कि नहीं, ये मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ कुछ और है, मुझे कुछ और करना है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है एक इवेंट का हमारी लाइफ पे। नहीं, वो था ना कि भाई बचपन से वो बारूद इकट्ठा हो रहा था, और उस इवेंट ने चिंगारी लगा दी कि यार ये है, कि वो सब चीजें थी और मैं इग्नोर कर रहा था कि छोड़ो यार, ठीक है लाइफ कंफर्टेबल है, जॉब भी लग गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बट उस इवेंट ने काइंड ऑफ ये समझ लो कि एक थप्पड़ मारा, और फिर एकदम से होश आया कि नहीं, वो जो मैं तो कुछ और कर रहा था, ये तो एकदम से गलत जगह आ गया हूँ। गलत जगह नहीं, मतलब कि आई थॉट कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, तो फिर मैं उधर गया। तो संदीप, क्या ये सवाल मैं काफी लोगों से करता भी हूँ और ये समझने के लिए बहुत जरूरी भी होता है। जब तुम एक आराम की जिंदगी में थे, राइट, एक मोमेंट ऑफ टाइम में कि अच्छा पैसा मिल रहा है,
तुम अब पढ़ाने लग गए हो, बच्चे हैं, उनको पढ़ाने में जब उनकी सक्सेस स्टोरीज आती है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, राइट? सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक लाइफ हो जाती है एक टाइम पे, राइट? अपन सेट हो जाते हैं। तो उसको छोड़ने का मोटिवेशन क्या सिर्फ वो जो इवेंट में तुम्हें नजर आया कि यार मुझे तो ये करना था, मैं ये करने की जगह अब ये कुछ और करने लग गया, उसके पीछे कुछ बैकअप दिमाग में रहता है कभी कि हाँ यार ये नहीं तो मैं ये कर तो लूंगा, या अपनी फैमिली कंडीशंस दिमाग में रहती है कि मुझे फैमिली में कितनी ज़रूरत है मेरी इस टाइम पे जॉब छोड़ने की, क्या ये सब दिमाग में आता है, या फिर वो सब तुम्हारे दिमाग में नहीं था क्योंकि इट वाज टेकन केयर ऑफ? उस टाइम पे क्या चल रहा था दिमाग? Sir, yes, it might seem a irrational decision, but it was based on the all the calculations. I did all the calculations. मेरा भाई है यशवंत। सबसे पहले मैंने उसको कॉल किया और मैंने बताया, मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। वो भी जॉब कर रहा था, तो वो बोला कि तू सब कुछ भूल जा, तुझे जो करना है वो कर, मैं हूँ। थ्रू आउट माई स्ट्रगल उसने हेल्प की। और जो होता है ना कि एक जॉइंट फैमिली का क्या बेनिफिट है, मुझे वो वहां पे देखने को मिला। ऑल्दो फैमिली को मेरी जरूरत थी, मेरे ऊपर एजुकेशन लोन था और अभी भी है, वो एजुकेशन लोन मैं अभी भी नहीं चुका पाया। बट वो सब चीजें होने के बावजूद भी ना, ये जो यूनिफॉर्म का चार्म है, आई डोंट नो कि अगर कोई और प्रोफेशन होता तो मैं ये डिसीजन ले पाता। बट ऐसी एक कहावत है डिफेंस एस्पिरेंट्स के अंदर कि इस वर्दी में आसमान कुछ और ही नजर आता है। तो वो एक अलग फीलिंग है, वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। उसके लिए जो होता है ना कि भाई मरने मारने के लिए तैयार हैं, ये तो फिर फैमिली की कंडीशंस और ये सारी आराम की जिंदगी, ये सब तो बहुत छोटी बातें लगने लगती है। हम एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं, बोलते हैं कि 2 स्टार्स ऑन माई शोल्डर। जब लेफ्टिनेंट बनते हैं तो 2 स्टार लगते हैं, पेरेंट्स आपको वो स्टार लगाते हैं, तो बोलते हैं कि वो 2 स्टार लगते हैं ना, वो 2 स्टार्स ऑन माई शोल्डर आर मच बेटर देन द मिलियन स्टार्स इन द स्काई। तो वो एक डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। वो जो डिफेंस एस्पिरेंट्स जो सुन रहे हैं ना, वो फील कर पाते हैं कि वो मैं क्या फीलिंग की बात कर रहा हूँ। यस, कि वो इमोशन था उस डिसीजन के पीछे, बट रैशनल डिसीजन था। मेरा भाई है यशवंत, कमल, जो भी भाई है, जो भी पूरी ज्वाइंट फैमिली, सब मेरे साथ थे। ऑल्दो मैंने पेरेंट्स को नहीं बताई थी ये बात कि मैं जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ, है ना। मामा जी थे, मैंने उनको भी बताया था, है ना। थोड़ा सा एक बड़े आदमी को भी उसमें डिसीजन में रखना होता है। जो मेरे सबसे बड़े भैया हैं उनको तो मैंने बिल्कुल सामने फेस टू फेस जाके बताया कि भाई देखो मैंने ऐसा कर दिया, रिजाइन करके मैं दिल्ली आ गया था। वो दिल्ली टीचर है, उनके पास स्कूल में जाके बताया, मैंने कहा देखो मैं ऐसा करके आया। तो वो था क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, सबने सपोर्ट किया। पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताना होता क्योंकि वो फिर कुछ ज्यादा ही सोच जाते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया था। मतलब वो था, कुछ तो था उस यूनिफॉर्म में, सही में होता है कुछ तो, वो चीज। तो तैयारी के टाइम पे आ, क्या फोकस रखा तुमने, क्योंकि ये भी एक माइंडसेट बहुत जरूरी होता होगा, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, राइट? और उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि ठीक है तुम जस्ट सिलेक्शन एक बात होती है और ऑल इंडिया रैंक 1 लाना एक अलग बात होती है, ठीक है? तो क्या डिफरेंट तुम्हें नजर आया जो तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, या तुम चाहोगी कि जो प्रिपरेशन करना चाहता है उसको क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, तो जैसे मैं जैन में रिजाइन करके दिल्ली आया, फेब में मैंने कोचिंग ज्वाइन की और मार्च में लॉकडाउन लग गया। तो ये भी एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा इवेंट था, ये तो प्रिडिक्ट ही नहीं किया था। और उसके बाद जब मैं घर गया, फिर घर वालों को भी पता लग गया। घर वाले बोलते कि वो सब जॉब कर रहे हैं, सैलरी आती है, तेरा कुछ नहीं हो रहा, तू सुबह से शाम तक सो रहा है, चिल कर रहा है, घूम फिर रहा है बस, और इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। तो वो अपने आप में एक अलग स्ट्रगल था। बट आई थिंक कि वो अच्छा भी था, है ना, कि पूरी दुनिया रेस्ट कर रही थी, हमने भी रेस्ट किया। कि वो जो होता है ना, भाग दौड़ से लाइफ की 2-3 महीने बिल्कुल रेस्ट किया। ऑफ कोर्स एग्जाम पोस्टपोन होने थे, लेकिन हमारा नवंबर में होता है, वो नवंबर में ही हुआ, उसी दिन हुआ। अब थोड़ा साइकिल चेंज करके अब सितंबर में कराने तक गए, बट उस टाइम पे नवंबर में। तो मैंने जुलाई तक तो बिल्कुल मजे किए। जून एंड में आके जुलाई स्टार्टिंग में फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ लेना चाहिए।
अब फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3-4 महीने के अंदर जो भी कर सकता था मैंने वो सब किया और फिर एग्जाम दिया। हाँ, प्रिपरेशन के टाइम पे अब वही है ना कि आप उतना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे जितना बड़ा आपका मोटिवेशन है उस चीज को पाने के लिए, उतने ज्यादा एफर्ट ऑटोमेटिकली लगते हैं। सिंस मेरा मोटिवेशन उस लेवल का था, इसलिए मेरे को ज्यादा मेहनत वो क्या बोलते हैं फोर्स नहीं करना पड़ रहा था अपने आप को कि टेबल पे बैठ के ये सब चीजें करना, ऑटोमेटिकली मजा आ रहा था। अब जो स्पेसिफिक्स में जाएंगे तो आई थिंक थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा कि ये चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है, बट मोटा मोटा मैं ये बता दूं कि जो वे था मेरा सोचने का कि जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कश्मीर के अंदर कौन कौन से माउंटेन्स है, कौन कौन से पासेस हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, और वो उसकी ज्योग्राफी मुझे जब मैं कमीशन हो जाऊंगा और मान लो कि मैं कश्मीर गया, पोस्टेड पोस्टेड हुआ, मेरी पोस्टिंग कश्मीर आई, तो वो चीज मेरे को तब हेल्प करेगी। तो इसलिए मेरे को बहुत जरूरी हो जाता है कि मुझे इनकी ज्योग्राफी पता हो, इसी तरह से मुझे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता हो, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट हर एक सब्जेक्ट को हिस्ट्री पता हो मुझे। जब तक हिस्ट्री नहीं पता होती है तो फिर ट्रिगर पे उंगली रख के दबाई नहीं जाएगी, है ना। हिस्ट्री पता होगी कि यार हमारा इतना तगड़ा कल्चर है, ऐसे ऐसे लोगों ने ये सब किया है और कोई इसको डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है, तो फिर ट्रिगर दबेगा अपने आप की, ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो सब मोटिवेशन रख के, वो सब वे ऑफ थिंकिंग रख के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, इसलिए 3-4 महीने में ही इतना कुछ कर पाया। और रही बात एसएसबी की, एसएसबी तो पर्सनैलिटी टेस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप इतने बड़े हो गए हैं तो आप किस टाइप के आदमी बन चुके हैं, उसको चेंज कर पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आप 6-7 महीने तैयारी करके चेंज कर दोगे। आप जिस तरह के इंसान हैं वो उनको 5 दिन के अंदर दिख जाएगा बिल्कुल क्लियरली कि आप, भले ही आप बहुत अच्छे होंगे, बट क्या आप उन सेट ऑफ क्वालिटीज में फिट बैठते हैं जो उनको चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फिट है या नहीं है। वो उस चीज की तैयारी मैंने कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे प्रोफेसर थे हमारे डॉक्टर परविंदर, उनसे मैंने बात की, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे आईआईटीज में। ये भी फायदा होता है कि हर फील्ड के आदमी मिलते हैं, मैंने खुद साइकोलॉजी के काफी कोर्स किए थे, तो उनसे इंटरेक्ट किया तो फिर उस टाइम से ही मेरे को पता लग गया कि हाँ इस टाइप के काम करेंगे तो वो सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाएगी, जैसे फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कराना, इनिशिएट करना काफी सारी चीजों को, जैसे सेक्रेटरी वगैरह, हॉस्टल सेक्रेटरी बना था मैं एक बार, फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कराए थे, स्पोर्ट्स में था, इंटर आईआईटी खेलने गया, तो और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के लोगों से बातचीत की, इंटरेक्ट किया, वर्कशॉप वगैरह अटेंड किए, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, और ये सारे के सारे काम किए, और इन सब चीजों ने फिर हेल्प की मेरी एसएसबी के अंदर। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो बाकी लोग सीख रहे थे सारी की सारी चीजें कि एसएसबी में ऐसे करना है, वैसे करना है, ये होना चाहिए। अब मेरे पास वो सारी चीजें थी, बस वो था कि हाँ तैयारी करते वक्त वो सारी धूल साफ हो गई, तो वो सारी चीजें एकदम से, इसीलिए 3-4 महीने के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आ सका। हाँ, तो ये बोल सकते कंप्लीटली अनयूजफुल नहीं रहा तुम्हारा आईआईटी में जाना। काफी चीजें तुमने शायद कुछ और एक्सप्लोर की। हो सकता है कि तुम जो जो इंटेंशंस लेके गए थे वहां पे वो कंप्लीटली उस फॉर्म में फुलफिल नहीं हुई हो, बट तुम्हें एज अ पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करने में काफी अपॉर्चुनिटीज मिली वहां पे भी, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ देखो, जब मैंने पहली बार हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर सरित कुमार दास की बात सुनी ना, उन्होंने पहले ही दिन ओरिएंटेशन में एक बात कही थी कि देयर वाज ए टाइम व्हेन आईआईटीएंस वर रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस नेशन, because we did not had any engineering workforce at that time. We needed people who can build our roads, our bridges, our machineries, our industries, and everything. But at this point of time, we have a huge workforce of engineers. So as a IITian, you are not expected to do that job, that 9 to 5 job. You are expected to lead. And I would like, if anybody of you can be that leader. बोले मैकेनिकल तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई तो लीडर बन के निकले इस क्लास में। तो वहां से थोड़ा सा मेरे को हिंट मिल गया था कि ठीक है यार, किताबें तो सब पढ़ ही रहे हैं और पढ़ लेते हैं और सब निकलता है, कोई याद नहीं करता किताबें पढ़ के जो निकल गए उनको। और साथ ही साथ मैं थोड़ा अवेयर भी था, ऐसा नहीं है कि हर कोई इस तरह से कर लेता है, क्योंकि मैं अवेयर था और मैं बिल्कुल फोकस था कि मुझे इसके बाद सीडीएस करना ही है,
कहीं ना कहीं मेरे को ये चीजें जरूरत पड़ेगी, जिस तरह का मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है कि मेरी सीजीपीए वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैंने ये सब चीजें डेवलप करी। एंड यस ऑफ कोर्स इट हैड ए ग्रेट रोल इन माय ऑल इंडिया रैंक। हाँ, तो तुमने बोला 3 महीने की प्रिपरेशन ने ही तुम्हें ये ऑल इंडिया रैंक 1 दिलवा दिया, बट काफी फोकस्ड वो प्रिपरेशन रही, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी, राइट, हम ये बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे कि किस पॉइंट पे ये डिसाइड हुआ कि तुम ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बावजूद डिफेंस सर्विसेज नहीं ज्वाइन कर पाओगे, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे? हाँ, ऐसा है कि पहले यूपीएससी रिटर्न एग्जामिनेशन लेती है, उसका रिजल्ट निकालती है, बोलती है ये सब लोग एसएसबी देने जाएंगे। मेरा एसएसबी था 24 एसएसबी बैंगलोर। आई वेंट देयर, आई वाज रिकमेंडेड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एसएसबी के जब मैं रिकमेंड हो गया, उसके तुरंत बाद मेडिकल होता है। मेरा मेडिकल हुआ था कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर में। वहां पे मेरे को, वहां पे मेडिकल की भी 3 स्टेजेस होती है। अगर आप मेडिकल, हर एक डिपार्टमेंट आपको बहुत अच्छे से थोरो चेक करता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं है, बट जब मिलिट्री आपके ऊपर फिजिकल प्रेशर डालेगी तो वो प्रॉब्लम पॉप आउट हो जाएगी। तो वो सब चेक कर लेते हैं वो पहले से ही। तो 2-3 प्रॉब्लम्स मिली थी। सबसे पहले तो एक तो आई के अंदर ग्लूकोमा डिस्क, जो मेजर प्रॉब्लम थी, जो मेरा फाइनल रिजेक्शन का कारण भी बनी। एक ब्लड में थी, नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी, वो तो कुछ नहीं था। एक डीएनएस था, डेविएटेड नेजल सेप्टम। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि मैं ऑल इंडिया रैंक में। उन्होंने मेरे को टीआर बोलते हैं, टेम्परेरी रिजेक्शंस दे दिए थे। 3 टीआर मिले मुझे। वहां पे एक मेडिकल बोर्ड होता है, स्पेशल मेडिकल बोर्ड, एसएमबी बोलते हैं पहली स्टेज वाले बोर्ड को। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास 42 डेज हैं, ये आप हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, आपको 42 डेज के बाद दोबारा से अपील करनी है, इन हॉस्पिटल में जाके आपका चेकअप होगा इन 3 ही प्रॉब्लम्स का। डीएनएस की मैंने सर्जरी करा ली थी, ब्लड के लिए तो खाने पीने से ही ठीक हो गया था। ल्यूकोसाइटोसिस था, वो एक्चुअली में प्रॉब्लम थी भी नहीं, वो तो जस्ट ऐसे ही थोड़ा प्रेशर के कारण डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है। डीएनएस का ऑपरेशन करा के फिर मैं अपील बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, दिल्ली में मैंने अपील की। वहां पे मेरे को ब्लड में फिट कर दिया, लेकिन 2 रिजेक्शंस और दे दिए, वो वाले ही। तो ग्लूकोमा डिस्क वाला बोला कि हाँ प्रॉब्लम है ये, और डीएनएस में क्योंकि मेरा ऑपरेशन नया नया ही हुआ था, तो थोड़ा होता है कि 28 डेज के बाद ही फिट कर सकते हैं। मैं थोड़ा पहले चला गया था, और मेरी सेप्टम के अंदर होल भी हो गया था ऑपरेशन के टाइम पे। वो सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती है। फिर उसके बाद वो था एएमबी, अपील मेडिकल बोर्ड। उस टाइम तक भी मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1, ये जून की बात है। उसके बाद आप फिर एक एप्लीकेशन डालते हैं डीजीएफएमएस को, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। वो आपकी दोनों रिपोर्ट्स को देखते हैं, एसएमबी की और एएमबी की रिपोर्ट्स को, और फिर देखते हैं कि क्या हमें इस कैंडिडेट को रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसका टाइम पीरियड वो 21 डेज देते हैं। अगर उन्होंने आपको कॉल किया विद इन 21 डेज, दैट मीन्स आपको रिव्यू मेडिकल बोर्ड मिल गया है आरएमबी, जो सिर्फ 2 जगह ही होगा, आरआर हॉस्पिटल दिल्ली, या फिर वो एएफएमसी पुणे है, जो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे है, वहां। तो अब ये जून की बात थी। 25 जून को मेरा ये एएमबी की कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। 21 दिन का टाइम होता है यूजुअली, और अभी तक कोई रिजल्ट भी नहीं आया था। जब सारे एसएसबी खत्म हो जाते हैं तो उनके मार्क्स जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब यूपीएससी के पास भेज देते हैं। यूपीएससी कंपाइल करके लिस्ट जारी कर देती है। यूपीएससी को कोई मतलब नहीं होता कोई मेडिकली फिट है या नहीं है, क्योंकि ये काम आर्म फोर्सेज का है। जो जो फिट होते जाएंगे आर्म फोर्सेज उनको ज्वाइनिंग लेटर देती जाएगी। अब 16 जुलाई को रिजल्ट आया था। 16 जुलाई, मुझे ये डेट याद क्यों है, क्योंकि वो 21st डे था, और तब तक मेरे को कोई कॉल नहीं आएगी। तो आई वाज थिंकिंग कि यार अब तो अनफिट हो ही चुका हूँ। और शाम को 4-5 बजे रिजल्ट आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ। उस दिन मुझे पता चला कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ। और फिर उसके तुरंत मुझे थोड़ा आभास हो गया था कि अब मैं अनफिट हो चुका हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल और ये सब स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा, कि हाँ ठीक है करते हैं कुछ तो। और फिर 22 जुलाई को कॉल आती है मेरे पास कि आपको रिव्यू मिल गया है। तो फिर थोड़ा लगा कि हाँ यार अच्छा हुआ। 1 अगस्त को मेरे को रिपोर्ट करना था। फिर मैं आरआर हॉस्पिटल गया, वहां पे उन्होंने नोज में तो फिट कर दिया, बट ग्लूकोमा डिस्क में अनफिट कर दिया।
और वहां से जो रिजेक्शन मिलता है उसके बाद फिर आप कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ कोर्ट केस बचता है। बट जिस तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई तो फिर मुझे लगा कि कोर्ट में जाना भी कुछ फायदेमंद है नहीं, क्योंकि पहली तारीख में ही कह देंगे कि यार देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, आपका ये है तो आप अनफिट हो। अब फिर मैंने डॉक्टर्स वगैरह से सबसे पूछा, बोला कि बेटा ऐसा है कि आर्म फोर्सेस तो आप इस लाइफ में तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो ग्लूकोमा डिस्क वाली प्रॉब्लम है ये वो है लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, इसका कुछ इलाज नहीं है, ये प्रॉब्लम रहेगी आपको लाइफ टाइम आई में। तो फिर 1 अगस्त को उन्होंने काफी सारे टेस्ट किए, वहां पे कॉन्फ्रेंसेज हुई काफी, 2 हफ्ते तक टेस्ट चले, सिर्फ आई आई के ही 2 हफ्ते तक जितने टेस्ट हो सकते हैं। इवन शायद मेरे को जिस डॉक्टर ने चेक किया था वो डॉक्टर साहब एम्स से आए हुए डॉक्टर थे, वो किसी मिनिस्टर के इमरजेंसी वाले डॉक्टर होते हैं ना कि फर्स्ट को लिए लेंगे, तो वो वाले डॉक्टर थे, काफी सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने चेक करके बोला कि यू आर। तो ये पता लगने के बाद, क्योंकि एक तरह से तुम डिसाइड कर चुके थे कि तुम्हारा लाइफ का मोटिव अब जो है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, राइट? क्योंकि एक तुम्हें रियलाइजेशन हुआ था जब तुम वो मैराथन दौड़ रहे थे, राइट? उस टाइम पे तुम्हारा कोई और पाथ चल रहा था लाइफ का, तुम्हें हिट किया कि नहीं ये मेरी लाइफ का पाथ नहीं होना चाहिए, मेरी लाइफ का पाथ तो कुछ और है, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन दैट यूनिफॉर्म। और उसके बाद ये दिन आता है जब तुम्हें ये भी पता चल जाता है कि तुम AIR-1 हो और मेडिकल एग्जाम नहीं पास कर पाने की वजह से फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ से क्या माइंड फ्रेम रहता है तुम्हारा? कि पहले तो तुम काफी बुरा लगा होगा तुम्हें कि तुमको, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि तुम्हें पहले तो निराशा रही होगी कि यार इतना सब कुछ हो जाने के बाद नहीं हो पाया। वहां से अपनी लाइफ में डिफरेंटली कैसे देखता है आदमी अपने आप को? To be very honest, I'm still rethinking my life. Currently, at even it has been almost around 10 months, and still I don't know what I'm going to do with my life. I'm in that stage. I'm very, very, very much confused. So उसके बाद बस ये था कि हाँ ठीक है, अब फैमिली को भी सपोर्ट करना है। थोड़ा ऐसा नहीं है कि भाई, कुछ लोग बोलते थे कि फोन करके कि यार मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मैं पता नहीं क्या ही कर देता। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ करने के लिए क्या ही कर सकता है आदमी, हो गया जो हो गया एक्सेप्ट करो। सिंस वही होता है ना कि एक ऑफिसर तो ऑफिसर ही होता है, भले ही मैं जा नहीं पाया बट वो क्वालिटीज है ना कि भाई हाँ इमोशनली इंटेलिजेंट है, अब हो गया तो हो गया, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, मूव ऑन करते हैं। तो उस चीज को तो मैंने फिर सोचा कि यार थोड़ा सा भूलते हैं इस चीज को, कुछ और काम में इंडल्ज करते हैं। एंड माय सेकंड बेस्ट क्वालिटी इज कि आई एम ए गुड टीचर, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और मुझे ऐसा फील भी हुआ कि डिफेंस सेक्टर के अंदर थोड़ी गाइडेंस की कमी भी है, क्योंकि मैंने सब कुछ चीजें फेस करी, तो मुझे पता लगा कि जैसा आईआईटीज के लिए सिस्टम जनरेट हो चुका है ना, वैसा आर्म फोर्सेज की कोचिंग के लिए गाइडेंस के लिए सिस्टम नहीं हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं इसमें कुछ तो कर सकता हूँ, और फिर मैंने इस तरफ ये चीजें स्टार्ट कर। ज्यादा कुछ इतना थॉट दिया नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या हो सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि वो सारी की सारी चीजें पेनफुल ही हैं, तो क्यों ना उन सब चीजों को भूल के आगे बढ़ा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो क्वालिटीज चेक की गई ना SSB में, कि क्या आप मेंटली, फिजिकली और मॉरली फिट हैं, उसका एक पार्ट ये भी आता है कि जब निराशा हाथ लगे तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करने में और उससे गो थ्रू करने में आप केपेबल हैं या नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पार्ट वो नजर आया ही होगा SSB के एग्जाम में, AIR-1 लेके आए हो तो वो रिकमेंडेशन जब आया होगा, सब क्वालिटीज देखी होंगी, वहां से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो एलिमेंट ऑफ दैट मेंटल स्टेबिलिटी है उसने तुम्हें हेल्प किया होगा कि मैं बस अजम्पशन लगा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लुकिंग एट व्हाट यू हैव बीन थ्रू, जो एग्जामिनेशन जिस तरह का होता है उसमें एक मेरिट स्केल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो देखा भी जाता होगा, और उसी के ऑब्जर्वेशन में तुम ये बोल सकते हो। जैसे तुमने बोला कि कुछ लोगों ने तुम्हें बोला कि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या ही करता, तो शायद हो सकता है वो SSB में वो चेक होकर नॉट रिकमेंडेड में आते राइट? क्योंकि बिल्कुल उस तरह बिल्कुल। की मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, तभी तुम उस रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आओगे। कहीं ना कहीं वो टेम्परामेंट पहले ही पता चल जाता है, राइट? हम्म। तो यहाँ से एक टीचिंग लाइन में जाने के बाद तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? क्योंकि अब तुम बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, तो कहाँ गैप नजर आ रहा था पहले
क्योंकि हो सकता है जैसे जेई के इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वैसे ही सीडीएस ये सब पढ़ाने के लिए काफी सारे अभी तो जैसे अन अकेडमी है या ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। यूजुअली तुमने क्या गैप देख रहे हो अभी टीचिंग और जो भी मटेरियल अवेलेबल है फॉर गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स? देखो सर, दो चीजें हैं। everybody wants to look like a smart candidate. Nobody wants to be the smart candidate. जो होता है कि वो दिखावे वाली चीजें ज्यादा चल रही है। आई मीन इफ यू विल गो थ्रू माय यूट्यूब चैनल, तो वो सब चीजें, उस तरह की वीडियोस, उस तरह के टाइटल्स, वो सारी चीजें नहीं है। जैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो कोटा के अंदर कोचिंग है उनमें और अन अकेडमी बायजूस। आई मीन आई एम वेरी फ्रैंक इन सेइंग दैट नेम, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बट देयर इज अ डिफरेंस। एवरीबॉडी कैन फील देयर इज अ डिफरेंस। वो सिस्टम अब है नहीं यहाँ पे। इसके अंदर दो कारण हैं सर। देखो, एक तो काफी सारी कोचिंग्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, फिजिकल कोचिंग्स डिफेंस सेक्टर के अंदर भी। प्रॉब्लम ये है कि जो एसएसबी वाला पार्ट है ना, ये काफी रिस्की पार्ट है। ऐसा कैंडिडेट्स को लगता है कि भाई हम मेहनत करके रिटर्न तो निकाल सकते हैं, एसएसबी में रिकमेंडेशन लेना तो ऐसा लगता है कि लक का फैक्टर है, या फिर हम तो हो ही नहीं सकते, या ये चीजें तो भाई आदमी ये क्वालिटीज तो लेके ही पैदा होता है। इस तरह की धारणाएं हैं। और इस तरह की धारणाएं क्यों हैं? क्योंकि जो कोचिंग एकेडमीज है, इन्होंने एसएसबी को ऐसा बना दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। अब क्योंकि इन्होंने एसएसबी को ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया है कि ये तो अनसर्टेन सा इवेंट है, इसमें आप भले ही तैयारी करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। और अगर मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर आ जाते हैं, वो नहीं होता, तो लोग इस तरफ आ नहीं रहे हैं, इतना फोकस्ड पढ़ाई करते नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि रिटर्न किसी ना किसी तरह से क्लियर कर लेते हैं इधर उधर से देख दाख के, उसके बाद एसएसबी भी ऐसे ही चले जाएंगे, या 14 दिन की कोचिंग ले लेते हैं एसएसबी की, उससे हमें चीजें सीखने को मिल जाएगी और हम रिकमेंड हो जाएंगे। अब जब स्टूडेंट्स की इस तरह से मेंटेलिटी है, तो फिर कोचिंग भी उसी तरह से सिस्टम अपना डेवलप करेगा, क्योंकि कोचिंग को सिर्फ क्या चाहिए कि जो स्टूडेंट्स की नीड है उसको केटर कर दे, दैट्स इट। तो ये टू वे प्रोसेस है। कुछ तो कोचिंग ने इस तरह का माहौल बना दिया जिस वजह से जो कैंडिडेट्स की सीरियसनेस है या फिर जो एफर्ट्स है जो आना चाहिए था, वो आता नहीं है इधर। दूसरा, क्योंकि अब कैंडिडेट्स भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, तो फिर कोचिंग वगैरह भी इतनी एफर्ट नहीं लगाते हैं, तो वो सिस्टम बन ही नहीं पाया है, काम डामाडोल सा ही चल रहा है ऐसा। तो ये वाला गैप फील होता है मेरे को। आईआईटी के लिए कैंडिडेट क्या है कि अपना काइंड ऑफ एक पढ़ता नहीं है, एक तपस्या करता है। जैसे हमारे एचओडी साहब कहा करते थे कि तुम पढ़ाई मत को लेके चलोगे तो आईआईटी क्लियर नहीं होगी, ये सोचो कि तपस्या है ये। तो डिफेंस में क्या है कि लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा, बस देख लेते हैं। कोई और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो सीडीएस का एग्जाम भी दे के देख लेते हैं, या सीडीएस की तैयारी कर लेते हैं, कोई और दूसरा भी देख लेंगे। वो काइंड ऑफ तपस्या वाली बात यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो फिर तुम्हारे पास कोई स्टूडेंट आता है, उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है जब तुम पढ़ा रहे होते हो उसको, कंपेयर टू जब तुम्हें एक प्रॉब्लम नजर आई गई, तो क्या डिफरेंट करते हो तुम उस स्टूडेंट्स के साथ जो तुमसे पढ़ रहे हैं? क्या डिफरेंस आता है? देखो, मेरे को ना ये जो बड़े ऑनलाइन जाइंट्स हैं, इन्होंने भी ऑफर की थी जो, और एक ही बात पे मेरी बहस हुई थी उनसे। मैंने कहा कि यार योर जो टीचर्स है ना आपके, वो जो 60 मिनट की क्लास है उसमें 10 मिनट पहले बकवास करते हैं, 10 मिनट बाद में बकवास करते हैं, बीच में भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, पढ़ाते कम है। जो कंटेंट वो 60 मिनट में डिलीवर करते हैं वो मैं 20-25 मिनट में डिलीवर कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो एक स्मार्ट वर्क शॉर्ट ट्रिक करके जो धारणा चला दी है, वो भी बहुत ही ज्यादा गलत है। आई मीन सीडीएस के लिए कैंडिडेट 3-4 महीने तैयारी करता है, उसको आप मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक सिखाओगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी चेंज हुई, वो नहीं लगा पाएगा। आपको उसका थोड़ा सा और बिल्डअप करना पड़ेगा। मतलब ऐसा दिखता है कि टीचर को जो आता है टीचर वो पढ़ा रहा है, ये नहीं सोच रहा कि बच्चा इसको कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और कैच कर भी लिया है तो क्या एग्जाम में बैठ के कर पाएगा इस सवाल को इस तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ।
ऐसा मेरे को नहीं दिखा। मैंने उनसे इस बात पे बहस की तो वो बोले कि ऐसा तो हम बोलते हैं उनको कि शुरू के 5 मिनट और आखिरी के 5 मिनट तो रेस्ट करवाओ, बच्चे को 45 मिनट से ज्यादा तो पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाओगे तो वो छोड़ के चला जाएगा। या फिर कुछ लोग स्मार्ट वर्क वगैरह पे फोकस करते हैं। स्मार्ट वर्क जरूरी है, बट स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन गलत है। स्मार्ट वर्क को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये नहीं पढ़ना, जो कैंडिडेट को ये पता है कि ये नहीं पढ़ना वो स्मार्ट वर्क है। नहीं, स्मार्ट वर्क वो है कि हमें ये पढ़ना है, वो मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि ये पढ़ना है एक्चुअली में। तो जब कोई भी बच्चा मेरे पास आता है पढ़ने के लिए, मैं अपनी 2 घंटे की क्लास रखता हूँ, बीच में कई बार 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ या नहीं भी देता हूँ। तो उसकी वो सिटिंग कैपेसिटी डेवलप होती है सबसे पहले तो, कि 2 घंटे टेबल पे बैठना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 2 के 2 घंटे मैं उसको दिमाग लगवाने के काम करता हूँ, कुछ रटवाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो जो बच्चा सरवाइव कर गया क्लास में, जो बैठने की हैबिट डाल गया और जिसका माइंड काम करने लग गया ना, तो वो उसको एसएसबी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रिटर्न तो फिर उसके लिए बहुत छोटी बात हो जाती है। मैं काइंड ऑफ फोर्स करता हूं उनको, फिजिकली भी प्रेशराइज करके और मेंटली भी, कि वो जहां पे वो 60 मिनट वाले लोग बोलते हैं कि नहीं साहब 45 मिनट से ज्यादा आप पढ़ा ही नहीं सकते, मैं उनको खींच के 2 घंटे लेके जाता हूँ और पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली में। और शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बता रहा मैं उनको जिससे उनको मजा आए, आनंद आए समझने में, नहीं, एक्चुअली में उनका दिमाग काम करना शुरू कर दे, ये कोशिश रहती है। हर एक टीचर मैंने अब 5 टीचर हायर भी कर रखे हैं। हर एक टीचर अपने आप को, अपनी क्लास को ऐसे ही कंडक्ट करता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, काम की बातें। तो धीरे धीरे मैं ये बात नोटिस भी करता हूँ, स्टार्टिंग में बच्चे जितने होते हैं एंड तक 50% वो बचती है अटेंडेंस, लेकिन फिर वही बात है ना कि अब वो छाछ में से मक्खन निकल के बचते हैं बस। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भले ही 5 कैंडिडेट बैठे रहें, लेकिन उनका सीडीएस निकले या ना निकले, वो ऑफिसर बने या ना बने, बट उनको मेहनत करने की आदत लग चुकी है। और लाइफ में अब वो कहीं पे भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करके निकलेंगे, ये मेरा फोकस है। तो अगर किसी को तुमसे सीडीएस की प्रिपरेशन की कोचिंग लेनी है तो तुम्हें कैसे फाइंड आउट कर सकता है? मेरा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना तो ही उनको दिख जाएगा सब कुछ कि मैं जो भी कोर्सेज, जैसे मंथ में 1 या 2 एसएसबी के कोर्सेज लॉन्च करता हूँ। और जैसे जैसे एग्जाम, जैसे मेरा नेक्स्ट कोर्स है वो जून में स्टार्ट होगा सीडीएस का रिटर्न के लिए। तो अगर कोई मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी पेज है मेरा, जैसे लर्न फ्रॉम AIR1 करके, और टेलीग्राम पे भी चैनल है, अगर आप उससे कनेक्टेड हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी। या फिर और मेरे नंबर है, पब्लिक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे फोन नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी, तो मैं उस पर रेस्पॉन्ड कर देता हूँ। लेकिन क्वेरी जेन्युइन हो तो, कोर्सेज से रिलेटेड है तो मैं कर ही देता हूँ। वैसे भी किसी की मेडिकल की कोई इश्यू है या कोई वैसा है और जेन्युइन इश्यू है तो मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। बट मैं एक बात आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट मतलब उनकी क्वेरी सुन के समझ में आता है कि भाई ये तो ऑफिसर बन ही नहीं सकता, तो मैं उनको रेस्पॉन्ड भी नहीं करता हूँ। इस वजह से लोग नाराज भी होते हैं, क्योंकि देयर इज ए डिफरेंस। मैं चाहता हूं कि जैसे कि वो कहते हैं कि सर मैं, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं क्या इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ? अरे भाई, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए तो आप एलिजिबल हो। अगर आप वो पेन नहीं लेना चाहते कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़े, तो मैं नहीं करूंगा। बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो कर रहे हैं, बच्चों को ये सारी बातें बताते हैं। हाँ, तो आपके यूट्यूब का चैनल का जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ताकि किसी को अगर नहीं पता है तो हम वहाँ से रेफर कर सके। तो जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे आप? आपने बहुत डिफरेंट जर्नी देखी है, राइट? कि सबसे पहले इंजीनियरिंग की जर्नी देखी है, राइट? उसके बाद पढ़ाया है, उसके बाद प्रिपरेशन की है, उसके बाद AIR1 देखा है, राइट? उसके बाद फिर से टीचिंग देखी है। तो ओवरऑल अगर नॉट जस्ट सीडीएस प्रिपरेशन, अगर हम और भी कुछ जो आपसे समझना चाहेंगे, आप जो मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखो सर, बचपन में ना हम काफी सारी कहावतें सुनते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम उनको सीरियसली लेके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो लाइफ ठीक हो जाती है। और मैंने जितना नोटिस किया है कि जो हमारे पुरुषोत्तम राम थे, उनकी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि रावण को मार दिया था तो समस्या खत्म हो गई थी, नहीं।
जब तक जान नहीं जाएगी तब तक आपके सामने चैलेंजेस आते रहे, ये सच है। जैसे कि डेथ इज सर्टेन, इसी तरह से ये बात भी सच है। अगर आप इंसान हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा प्रोसेस। तो रादर देन कि यार इन सब चीजों को लेके बिचिंग करे, दुखी रहे, रोना धोना करे, आदत डाल लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ठीक है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है, और आगे बढ़ते हैं। उसको थोड़ा सा एंजॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। मुश्किल है मतलब ये इम्प्लीमेंट कर पाना, बट इवेंचुअली जो ये करना सीख जाता है वो फिर खुश है। ठीक है, अब क्या रिजेक्शन है तो है, वो फिर हमेशा फेस पे स्माइल रहती है इस चीज की वजह से। हाँ, तो चलो संदीप, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। बहुत सारी हमने बातें की सीरियस एग्जाम को लेके और लाइफ को लेके, किस तरह से हमें नेविगेट करना चाहिए, क्या मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है सबको नेविगेट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। होपफुली स्टूडेंट्स को फायदा होगा जो इस प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, या इवन लाइफ में किसी भी पड़ाव पे अपने आप को मोल्ड करना चाह रहे हैं। So thank you very much for taking out time. I know you are very busy nowadays. So thank you so much for taking out time for this. Thank you sir, thank you very much for inviting me on this channel. Thank you.